नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है कि हमें किस तरीके से क्या क्या पढ़ना है पॉलिटी में, तो वही मैं अब बताने वाला हूँ। पॉलिटी कहाँ से स्टार्ट करें। देखिए, पॉलिटी का जो वो है, भारतीय संविधान पूरा का पूरा है। भारतीय संविधान के रिलेटेड जो भी कुछ है मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है भारतीय संविधान कैसे बना, कहाँ कहाँ से उसकी चीजें ली गई हैं, वो बाद में आता है। पहले शुरुआत कहाँ से हुई, पहले तो यहाँ पे राजा महाराजा रहते थे, उनका ही शासन चलता था। उसके बाद किस तरीके से चेंजेस आए। तो भारतीय संविधान के स्टार्टिंग में कुछ, जैसे कि आप भी देखा होगा, कुछ अधिनियम्स आते हैं। जैसे कि ट्रिपल तलाक हुआ, कोई कोई अधिनियम में जो है, अधिनियम द्वारा ही हमारा भारतीय संविधान की रचना हुई है। तो भारतीय संविधान की रचना करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए गए थे, जो कि ब्रिटिश सरकार ने, पहले कंपनी ने करे थे, फिर ब्रिटिश सरकार ने करे थे। ये एक थोड़ा सा चेंज है, मैं बताना चाहता हूँ। ये कि भारतीय संविधान अपना, वो आपने पढ़ा होगा 1773 से लेके 1947 तक बहुत सारे अधिनियम पारित हुए हैं। हम 13-14 पढ़ेंगे उसमें। तो 1973 से लेके 1773 से लेके 1947 में पारित करे गए कुछ बहुत सारे महत्वपूर्ण अधिनियम। अब वो शुरुआत जो होती है, दो तरीके, इसमें क्या, दो पार्टीशन होते हैं अपने। एक जो कंपनी द्वारा चलाए गए हैं, कुछ अधिनियम कंपनी द्वारा है, कुछ ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटिश के शासन द्वारा है। जैसे कि 1773 से लेके 1853, उसके पीछे बताऊंगा। यहां लिख लीजिए 1857, क्योंकि 1857 की क्रांति आप सबको पता होगी। और फिर यहां लिख लीजिए 1858 से लेके 1947। ये क्या है, ये वो अधिनियम है जो ब्रिटिश की, जो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पारित करे गए थे। और 1858, क्योंकि 1857 में क्रांति हुई, रिवोल्ट। 1857 में आप सबको क्रांति के पता होगा। अब ये कंपनी, फिर इसके के बाद क्या होता है, कंपनी को टेक ओवर ले लेती है क्राउन, वहां का या वहां की सरकार, वो पूरा का पूरा टेक ओवर ले लेती है। तो ये अधिनियम सरकार को, जो अपनी ब्रिटिश सरकार थी, वो यहाँ पर अपना शासन स्थापना करने के लिए, वो अपने शासन की तरफ ज्यादा बढ़ेगी। ये कंपनी है, ये अपने व्यापार के बारे में ज्यादा सोचेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ये मैंने आपको बता दिया है। अब जो अधिनियम हम पढ़ने वाले हैं, उनका कुछ एक छोटा सा ग्लिम्स दे देता हूँ। हम 1773 पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर 1781 एक सेटलमेंट एक्ट आया था, ये रेगुलेटिंग एक्ट है, ये सेटलमेंट एक्ट है। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। 1793 चार्टर एक्ट। यहां से शुरू हो जाते हैं, 20 साल के गैप में। 1793 हो गया, 1813, 1833, 1853, फिर एक जो मैं बता रहा था 1858। 1857 क्रांति के बाद क्राउन ने, ब्रिटिश शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर पूरा पूरा टेक ओवर ले लिया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हुई थी 1884 में। ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त, ये हुई थी 1884 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1873 के चार्टर्ड एक्ट में। वो हम अभी आगे और पढ़ेंगे, वो ये इसी में सिर्फ इतना ही है, लेकिन लिख दिया 1853, 1800, फिर क्या 1873, ये वाला एक्ट मैंने उसमें बता दिया है। फिर 1892, 19 साल का गैप था। फिर यहाँ पे चेंज हो जाता है, ये पूरा पूरा एक बार मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ। फिर 1800, फिर 1909 मोरले मिंटो रिफॉर्म, फिर क्लिम्सफोर्ड 1919, फिर 1935 सबसे बड़ा एक्ट है ये पूरा, मतलब मैं जितनी क्लास बता रहा हूँ, और फिर 1947। ये 13-14 एक्ट हैं, ये ही हमें पढ़ने हैं। जैसे कि ये रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, ये सेटलमेंट एक्ट हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, चार्टर्ड एक्ट हो गया 1993, फिर 1813 में, फिर चार्टर्ड एक्ट 20 साल के लिए बढ़ा दिया था, तो 20 साल ये हो गया 1833, फिर 1853 ये, फिर 1873, 1858 में एक एक्ट और आया था, जिससे क्राउन ने पूरा पूरा शासन ले लिया था। 1892, 1909 मोरले मिंटो रिफॉर्म, क्लिम्सफोर्ड रिफॉर्म, 1935 इंडियन एक्ट, और फिर 1947 में हमें पूरी की पूरी आज़ादी दे दी गई थी, वो था। तो हमने एक
छोटा सा एक मिनट कर लेता हूँ, छोटा सा मैंने बता दिया है कि हम क्या क्या इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। हम बेस बनाने वाले हैं कि भारतीय संविधान कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, सबसे स्टार्टिंग से। ठीक है, गवर्नर्स का रोल क्या रहा वो हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन गवर्नर कब बंगाल गवर्नर से किस तरीके से वो इंडिया का गवर्नर बने। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू कर देते हैं 1773 से। रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, ये रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। पारित करने के पीछे देखिए एक एक रीजन था। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या था, गवर्नर बंगाल का, उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया था। क्या हुआ था, गवर्नर बंगाल को, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया था। ये पहले व्यक्ति बने थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। इंपॉर्टेंट है ये मैं बिल्कुल वही बताऊंगा जो पेपर में आएगा। ये आपके पेपर में छप के आ सकता है कि पहले कौन से अधिनियम के तहत गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, और पहले कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, और फिर 1833 में विलियम बेंटिक बने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर वॉइस रॉय बने लॉर्ड कैनिंग 1858 में। वो सब आगे आता रहेगा। ठीक है, फिर इसमें इंपॉर्टेंट क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट बना था। सुप्रीम कोर्ट 1774 में, कहा, कलकत्ता में। सुप्रीम कोर्ट 1774 में कलकत्ता में बने। इसमें 4 जज थे इंपॉर्टेंट। अब 4 जज के जो भी नाम है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसके सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वो थे एलिजा एम्पे। ठीक है, ये 1773 में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए। इसके बाहर 1773 फिर आएंगे हम 1700। इसमें एक चीज और थी, हाँ, इसमें बोल दिया था कि गिफ्ट एंड करप्शन, कोई भी जो कंपनी का कर्मचारी था, ना कोई गिफ्ट लेगा ना रिश्वत लेगा किसी भी इंडियन से। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का ये इंपॉर्टेंट हो गया है। अब इसके बाद क्या हुआ था ना, कुछ कमी रह गई थी भाई। पहली बार कोई एक्ट लागू हुआ है, कुछ ना कुछ तो कमी रह जाएगी। तो फिर आया था 1781 में, मैं एक मिनट रखता हूं, 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट। हाँ, पिछले वाले में एक जैसे कि आप देख रहे होंगे, पहले 3-3 4-4 प्रेसिडेंसी थी, तो ये तो बंगाल था। यहाँ मुंबई नीचे माना है थोड़ा सा, ये मुंबई और ये मद्रास। ये इनकी गवर्नरशिप पहले ही चल रही थी, बंगाल। ठीक है, तभी तो इसकी गवर्नरशिप मुंबई और मद्रास, ये रहा बंगाल अपना। तो बंगाल का गवर्नर बंगाल में राज करता था, मद्रास का गवर्नर मद्रास पे राज करता था। इसकी इससे कोई मतलब नहीं था, और मुंबई का और मद्रास का सब अपने अपने काम कर रहे थे। लेकिन 1773 में जो अपने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ा, उसमें क्या किया है ना, इसका क्षेत्र इन्हें दे दिया। तो बंगाल का जो क्या कहते हैं गवर्नर जनरल था, उसके पास बहुत अधिक पावर थी। इनका भी दे दिया था। अब 1781 में क्या किया इन्होंने, इनके पास कुछ बंगाल के राज्य, बंगाल का एरिया, कुछ बिहार का एरिया और उड़ीसा का एरिया, ये रह गए थे। तो इनका क्षेत्र भी बंगाल को दे दिया था। ये इसमें रह गया था, इसलिए इन्होंने सेटलमेंट दोबारा करा। ठीक है, क्योंकि 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये भी बाद में बताऊंगा लेकिन आगे दिमाग में बता दिया, हिस्ट्री का पोर्शन है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी, जिसके कारण वो 3 राज्य हार गए थे। 3 राज्य उन्हें दिया गया था, क्या कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में फिर इन्हें मर्ज कर दिया था, क्योंकि यही ताकत है इन्हें। सब कुछ बंगाल के गवर्नर ऑफ संभालने लगा था। अब आते हैं भाई, व्यापार के बारे में बोलेगा वो, ये तीसरा हम शुरू करने जा रहे हैं। अब वो कंपनी, क्योंकि आपको ध्यान होगा 1773 से लेके 1853 तक सिर्फ कंपनी ही अपने अधिनियम निकाल रही थी, एक्ट निकाल रही थी। तो
तीसरा। अब तीसरे में क्या हो गया, तीसरा आया हमारा 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। और इससे पहले क्या था ना, इससे पहले एक ही थी, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड्स ऑफ कंट्रोलर भी आए जैसे कि। अब इन्होंने क्या करा, प्रशासन लिया, प्रशासन को दो भागों में बांट दिया। अभी ना ही मैं प्रांतीय बता रहा हूं, प्रांतीय दो भागों में नहीं बटा है, और ना ही सेंट्रल जो कि अपना देश, दो भागों की डायरकी, मतलब डायरकी नहीं शुरू हुई अभी, डायरकी अभी शुरू नहीं हुई है। कभी डायरकी से आप रिलेशन कर, प्रशासन जैसे कि आपने जिला प्रशासन सुना होगा, ब्लॉक प्रशासन सुना होगा, वैसे ही प्रशासन को दो भागों में बांट दिया। एक हो गया बीओडी, एक हो गया बीओसी। ये इंपॉर्टेंट है। ये हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और ये हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ठीक। अब कुछ ना कुछ तो इनमें जब विभाजन हुआ तो कुछ ना कुछ तो विभाजन हुआ होगा। ये हो गया भैया, कंट्रोल कौन करता है, डायरेक्ट। अच्छा कुछ तो बता, डायरेक्टर जो होता है बिजनेस में होता है तो व्यापारिक, ये तो बन गया व्यापारिक। इन्हें शक्ति दे दी व्यापारिक के बारे में। और कंट्रोलर, कंट्रोलर कौन सा होता है, वही कंट्रोल कौन करता है, राजनीतिक। इन्हें राजनीतिक ताकत दे दी। ये पिट्स इंडिया एक्ट का इंपॉर्टेंट काम था। ठीक है। अगर आपके पेपर में ये पूछा जाता है, किस अधिनियम के तहत प्रशासन को दो भागों में बांटकर बीओसी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बना दिए गए थे, वो पिट्स इंडिया एक्ट 1774 था। इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और मैंने आपको बताया था 1793, ये चार्टर्ड एक्ट शुरू हो गए यहाँ से, मतलब बिल्कुल पक्के अधिनियम, जैसे नाम लिख दिया चार्टर्ड, अब पता नहीं कैसे क्यों लिखा चार्टर्ड, चार्टर्ड एक्ट। ठीक है, चार्टर्ड एक्ट, चार्टर्ड चार्टर्ड एक्ट। ठीक है। अब इसमें 1973 में क्या किया इन्होंने, 1973 में, इससे पहले जितना भी जो कंपनी, जैसे बोर्ड, अभी इससे पहले बोर्ड था ना, बोर्ड ऑफ बीओसी, बीओडी, बीओडी एंड बीओसी, और कुछ कर्मचारियों, कुछ कर्मचारियों, जितनी भी तनख्वाह थी, वेतन, इंपॉर्टेंट है, जितना भी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और कर्मचारियों की वेतन थी, वो सब बाहर से आती थी। बाहर से मतलब वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी, एस्टेब्लिशमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लंदन से आती थी। इस एक्ट के द्वारा 1973 के एक्ट, 1993 के एक्ट के बाद वेतन जो है वो भारत के खजाने से देना शुरू हो गया। लिखते रहिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो 1973 चार्टर्ड एक्ट में बोर्ड जो थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, और जितने भी कर्मचारी थे, सबका वेतन पहले ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन से आता था। लेकिन उसके बाद क्या किया, इस अधिनियम के बाद भारत के खजाने से ही इनको वेतन मिलेगा। मतलब पहले ये अपना वेतन लंदन से मंगाते थे, अब जो कर दिया भारत के खजाने से, मतलब भारत को लूटना बिल्कुल आरंभ कर दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। भी ये देखिए जो इंपॉर्टेंट था, 1853 तक पूरा का पूरा जो भी कुछ है वो सब अभी कंपनी अपने ही पोर्शन में ले रही है, अभी कंपनी बाहर नहीं गई हुई है। ठीक है। अब आ जाते हैं 1813, मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे पहले किसी को नहीं लिखा, 1773 वाला था रेगुलेटिंग एक्ट, पर इससे भी इंपॉर्टेंट ये वाला, क्योंकि इसमें क्या हुआ था ना, इसमें कंपनी की मोनोपोली, मतलब एकाधिकार था। कंपनी के पास एकाधिकार था कि वो सबके जो इंडियन ओशियन, मतलब कि ये पैसिफिक ओशियन में अपना, सिर्फ मैं ही कंपनी, जैसे कि ये मान लीजिए लंदन है, लंदन में बहुत सारी कंपनीज होंगी, उसमें एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसने ये राइट ले रखा था, मतलब उसके पास ये ताकत थी कि सिर्फ वो ही, ये लंदन, वो ही इंडिया में आके वो कर सकती, व्यापार कर सकती है। लेकिन इस अधिनियम द्वारा वहां की जो सरकार थी उसने ये कर दिया कि एका अधिकार खत्म कर दिया, मतलब कि उसकी मोनोपोली हटा दी,
मोनोपोली हटा दी। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये दूसरा है कि 1813 में सिर्फ चाइना और चाय, टी पर, चाइना और टी पर उसका एकाधिकार अब भी था। 1813 एकाधिकार खत्म कर दिया कि अब ये भी कंपनी जाके ये भी जो मन चाहे जो भी कंपनी जाके भारत में जाके व्यापार कर सकती है। लेकिन जो मोनोपोली जो सिर्फ, लेकिन चाइना अफीम, चाइना में अफीम बहुत बेचते थे, अफीम का बहुत बड़ा कारोबार था। ठीक, चाइना का एक पोर्ट था वो खुला हुआ था, वहां से अफीम में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे। और 1813 में चाइना और टी पर इनका भी, चाय पर और चाइना पर अब भी एकाधिकार था। इंपॉर्टेंट ये था। अब 1833, 20 साल का बताया था ना मैं आपको, पूरा एक टेबल जो बनाई थी वहां से। अब 1833 पे आ जाते हैं अपन। सबसे इंपॉर्टेंट 1833 में क्या हुआ? 1833 में पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, अब पूरी ताकत दे दी उसे, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया। अब कोई तो ऐसा गवर्नर होगा जो बंगाल का और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना होगा, तो ये है आपका विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक ऐसे सदस्य थे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। 1858 में लॉर्ड कैनिंग बने थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया, वो अलग, ठीक है। इसके बाद और फिर हमें दिया, इसके बाद क्या किया, एक संपूर्ण बजट, मतलब कि एक भारत का बजट, भारत का बजट तैयार करने के लिए इस उसमें इस चार्टर्ड एक्ट में आया था। फिर 1853 पे आ जाते हैं, उसमें कुछ खास है नहीं, क्योंकि उसमें 1853 में मैकॉलॉय ने एक वो बनाई थी, क्या कहते हैं, एक कमेटी बनाई थी लॉर्ड मैकॉलॉय ने, वो इंपॉर्टेंट थी सिर्फ 1853। इसमें क्या करा गया था 1853 में, अब प्रतियोगिता, प्रतियोगी परीक्षा, ये आईएएस पीसीएस वाली जो स्टार्टिंग करी थी, प्रतियोगिता परीक्षा की स्टार्टिंग, मतलब पदों पर भर्ती। मतलब प्रतियोगिता परीक्षा स्टार्ट करी जाए पदों को भर्तियों के लिए। पहले क्या था, पहले लंदन से चुने जाते थे, फिर वो ही आके लंदन में प्रतियोगी, फिर उसके बाद क्या हुआ, लंदन में ही प्रतियोगिता परीक्षा देनी हुई, तो वहां पे जाना पड़ता था लोगों को प्रतियोगिता परीक्षा देने के लिए, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे कह दिया कि 1853 में आप पदों पे भर्ती के लिए ये प्रतियोगिता परीक्षा चालू होगी। पहले जो रॉयल्स थे, मतलब जो राजा महाराजा घराना से थे, जो लंदन में थे, वो ही सेलेक्ट होके सिर्फ वही राज करते थे। जैसे कि डीएम, आईपीएस, आईएएस, जो भी अब जो चलता है यूपीएससी वाला पूरा, ये वहां से शुरू हुआ, यहाँ से 1853 से। अब आ जाते हैं 1858। अब इससे पहले ना 1858 एक वो है, पड़ाव है। इससे पहले मैंने बताया था ना 1773 से लेके 1773 से लेके 1853 ये कंपनी द्वारा प्रजातित थे, और 1858 से लेके 1857 में क्रांति हुई थी। 1857 में क्रांति, 1858 से लेके 1945 ये। तो ये तो कंपनी, ये तो क्राउन कर रहा था और ये कंपनी कर रहा था। तो हमने कंपनी के सब कुछ कर लिया, तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 सेटलमेंट, उड़ीसा बिहार वाला सेटलमेंट हो गया। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट हो गया। 1793 भाई वेतन वाला हो गया कि भारत से वेतन भारत में रहेगा, मतलब जो वेतन दिया जाएगा वो भारत वासियों की खजाने से दिया जाएगा। फिर 1813 मोनोपोली तोड़ दी, एकाधिकार तोड़ दिया, चाय और प्रतिबंध लगा। 1833 गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। और 1853 वाला आ गया, यहाँ पर लॉर्ड मैकॉले ने जो प्रतियोगिता परीक्षा थी और एक विधि लॉ मेंबर और जोड़ दिया था। ये अपना पूरा का पूरा हो गया है, ठीक है। अब हम करेंगे क्राउन वाला शुरू, ठीक है। अब हम क्राउन वाला पढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, मैं इसे रब कर देता हूँ। देखिए, 1947 तक हम अधिनियम पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाले तो कंपनी द्वारा थे, ये क्राउन वाले थे। क्राउन मतलब ब्रिटिश सरकार जिन्हें संचालित करती थी। ये 1858 से लेकर 1947 तक के बीच में। सबसे पहला हम ले लेते हैं 1858।
ये इंडिया का एक्ट था। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था? सबसे पहले इंपॉर्टेंट था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, नहीं इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके इन्होंने वाइस रॉय रख दिया था। पहले कौन थे? पहले थे लॉर्ड कैनिंग, जो गवर्नमेंट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से वाइस रॉय बन गए थे, वो लॉर्ड कैनिंग थे। दूसरा, आपको पता होना चाहिए, जब मैंने बताया था तो यहाँ पे क्या कह रहा था ना, जो भी कंपनी के पास ताकत थी वो अपने ब्रिटिश क्राउन ने ले ली थी। यहाँ पर आप पूरी तरीके से सरकार ये चाहिए कि मैं राज कर लूँ किसी भी तरीके से, तो उन्होंने क्या किया? तीसरा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको मैंने पिट्स इंडिया एक्ट बताया था। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर जो व्यापारिक चीज देखते थे, जिनका कंट्रोल था, और कंट्रोलर जो राजनीतिक देखते थे, इसको समाप्त कर दिया। इसकी जगह वो ले आए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये 1858 का जो एक्ट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बदल के कर दिया गया वॉइस रॉय, और उसके सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग बने। दूसरा, कंपनी का रूल बिल्कुल हटा दिया और वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। तीसरा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का समाप्त कर दिया, उसकी जगह ले आइए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये इसके बाद फिर देखिए 20 साल का फिर वो जो चलता है 1873। इसमें एक अधिनियम पारित किया गया कि आने वाले समय में कभी भी हम कंपनी को डिसॉल्व कर देंगे, मतलब कंपनी को। अब देखिए मैं थोड़ा सा अंतर बता दूं, 1858 में 1873, इसमें क्या था ना, कंपनी के ऊपर टेक ओवर कर लिया था, मतलब उसकी शक्तियों का पूरा पूरा ले लिया था क्राउन के अंडर। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, कंपनी को बोल दिया किसी तरीके से किसी भी तारीख को हम तुम्हें समाप्त कर देंगे, मतलब समाप्त मतलब भंग कर देंगे। कंपनी को भंग करने की बात करी, तो वो सन है 1884, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था। 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः भंग कर दिया गया, पूर्ण रूप से भंग कर दिया गया। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ये चार्टर्ड एक्ट, क्योंकि 1873 में ये कंपनी सरकार द्वारा बोला गया था, क्राउन द्वारा बोला गया। 1858 में टेक ओवर कर लिया, पहले हमने कंपनी किसी के अपने अधीन कर ली, फिर उस कंपनी को अधीन करने के बाद फिर हमने 1873 में ये कंपनी को पूरा पूरा भंग कर दिया औपचारिक रूप से 1884 में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, फिर जैसे मैंने पूरा पूरा वो आपको बताया था, तो अब आएंगे हम नंबर पर 1892। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या हुआ यहाँ से? अब क्योंकि उससे पहले कंपनी ने कभी नहीं सोचा था, अब आओ क्राउन रूल, तो क्राउन रूल सरकार अपनी तरीके से कार्य करेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले इनडायरेक्ट इलेक्शन करानी, बहुत इंपॉर्टेंट है इनडायरेक्ट इलेक्शन वाला सिस्टम। यहाँ से ही शुरू होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि क्यों, कब और कैसे हमारे यहाँ इलेक्शंस की प्रथा शुरू हुई। इनडायरेक्ट इलेक्शन से संबंध अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप मतलब जैसे कि अपने राज्यसभा में होते हैं। तो राज्यसभा में ये उन्होंने शुरू हो गया। अब इसके बाद हम किस तरीके से आगे बढ़ते हैं? अप्रत्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट था बस इलेक्शंस के प्रारूप से, पहले इलेक्शंस आ गए। अब यही लिख लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फिर 19 जोड़ने पड़ेंगे क्योंकि भाई मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म आया। यही भी क्वेश्चन आ जाता है कि 1909 में जो एक्ट पारित था वो उसका नाम क्या था? मॉर्लेमेंटो। अब इसमें ये मॉर्लेमेंटो क्यों? ये तो देखो वाइसराय थे, और ये वहां के जो मैंने बताया था ना सेक्रेटरी ऑफ इंडिया,
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले मुस्लिम इलेक्टोरेट्स, मुस्लिम इलेक्टोरेट्स मतलब जिस जो मतलब एक विधानसभा मान लीजिए, एक विधानसभा हमने मान ली, एक विधानसभा में बहुत सारी जातियां, बहुत सारे धर्म होंगे, उसमें से मुस्लिम ही कैंडिडेट खड़े होंगे, ठीक है। जैसे कि हम रिजर्वेशन में क्या करते हैं कि एससी एसटी सीट का पूरा पूरा कर देते हैं, तो मुस्लिम इलेक्टोरेट्स में इन्होंने क्या करा, जैसे आज के इलेक्शन में क्या होता है, एससी और एसटी के लिए हम सीट निर्धारित कर देते हैं कि ये वाली सीट अब की बार एससी में जाएगी या एसटी में जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या करते थे ना, ये उसमें क्या अपने वाले में क्या होता है, वोट कोई भी दे देता है भाई, आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें अगर कोई भी खड़ा हुआ है आप सबके सब वोट देंगे। बट इसमें नहीं था, इसमें यह था कि मुस्लिम ही कैंडिडेट खड़ा होगा और मुस्लिम ही वोट देगा। ये यहाँ पर चेंज था, क्योंकि मुस्लिम इलेक्टोरेट्स इन्होंने चालू कर दिए थे। ये विभाजन का सबसे पहला स्टार्टिंग यहाँ से हो गया था, ठीक। इसी दौरान आपने देखा होगा 1900 फिर यही कलकत्ता का विभाजन हुआ था, ठीक है, 1904 1905 में, ठीक है। ये हो गया मुस्लिम इलेक्टोरेट्स। इसीलिए मॉर्ले मिंटो को जो बोला जाता है ना, मिंटो साहब को एक बोला जाता है, साहब बोल रहा हूँ मैंने, इन्होंने सांप्रदायिक मतलब कॉम्युनल, फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्शन इलेक्टोरेट्स, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स, जनक बोला जाता है इन्हें, सांप्रदायिक इलेक्शंस को कराने का सबसे ज्यादा जनक इन्हें। इसीलिए फिर इन्होंने क्या हुआ था ना, यहाँ पे एक सत्येंद्र, आपने सुना होगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये पहले भारतीय थे जो वॉइस रॉय के भारतीय परिषद के मेंबर बने। ये पहले भारतीय थे जो भारतीय परिषद के मेंबर बने, ठीक है। और इसमें इसमें इसके बाद तो केंद्र में, और ठीक है, हाँ 2 पॉइंट और हैं। केंद्र में 1935 में थी डायर की, इसमें 1909 में से, ठीक। अब हम कर देते हैं 1919 शुरू, ठीक है। ये हो गया। अब आ गया, मैं पूरा मिटा देता हूँ मैं, क्लिम्सफोर्ड रिफॉर्म। राज्यसभा जो आज हमारी है, ये यहाँ का मतलब जो स्टार्टिंग है वो यहीं से इन्होंने किया था। ये फिर वही हुआ, एक वॉइस रॉय, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है ना, इन्हीं के नाम से। फिर ये आ जाता है ना कि 1919 के अधिनियम को क्या बोला जाता है, 1909 के अधिनियम को क्या बोला जाता है, सबके सब आपको पता होने चाहिए। फिर उसके बाद इसमें क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, सबसे पहले महिलाओं को वोट, ये इंपॉर्टेंट है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार, यहाँ से स्टार्टिंग होती है महिलाओं को वोट देने का अधिकार के, ठीक है। दूसरा, केंद्र में जैसे अपने यहाँ है ना, जैसे कि डायर की जिसकी हुई, और प्रांतों में डायर की, इसमें क्या था ना, केंद्र में द्वय शासन, ये दो शासन ये है, सॉरी, केंद्र में 2 सभाएं, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा। तो यहां से स्टार्ट हुआ ये 2 भवनों का कॉन्सेप्ट केंद्र में 1919 में। और यहाँ पर बजट अलग अलग हो गए, बजट अलग अलग हो गए कि केंद्र का अलग बजट होगा, केंद्र का अलग बजट होगा, और राज्य का अलग बजट होगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट 1935 का, मतलब सब कुछ उसी में सॉरी 1935 का बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अब इसके बाद क्या होता है ना, कुछ भी बच गया हो, कुछ भी इंपॉर्टेंट आप बच गया हो, मतलब जो भी लग रहा हो कि ये मैंने नहीं पढ़ाया है, अगर वो आ गया आपके क्वेश्चन में, आपके पेपर में आ गया, तो वो 1935 में है, क्योंकि 1935 में इतने आर्टिकल थे,
और 10 सूचियां थी वही, आज 12 हैं और 395 लास्ट है। तो बिल्कुल ये मानिए कि 90%, 50%, 70% यही है। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, जैसे कि यहाँ पर आरबीआई का गठन हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 1935 में। इंपॉर्टेंट फैक्टर बता देता हूँ, पहले कलकत्ता में था इसका हेडक्वार्टर, अब मुंबई में है। इंपॉर्टेंट। दूसरा, बर्मा जो आजकल म्यांमार से, ये अलग हुआ था भारत से। तो 1935 के अधिनियम के द्वारा बर्मा अलग हुआ था भारत से, ठीक है ना। पूरा पूरा ध्यान रखने के लिए ऐसे क्रॉस बना दिया, भारत से अलग हुआ था। और बाकी जितने हमारी वो क्या कहते हैं, केंद्र की सूची है कि केंद्र इस पे अमेंडमेंट करेगा, और तुम्हारी की केंद्र में, और केंद्र में फिर राज्यों की ये राज्य किस किस पे लॉ बना सकता है, कौन कौन से, जैसे कि सेंट्रल लिस्ट हैं, वो था ना सेंट्रल लिस्ट, यही बनी थी सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, जो दोनों पे बना सकते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, और फिर रिजर्व लिस्ट जिस पे सिर्फ केंद्र बना सकता है, ठीक है। तो ये भी लिस्ट भी यहीं से आई थी, ठीक है। इसी की वजह से कि पुलिस यहाँ पे हो जाती है, रेलवे यहाँ पे हो जाती है, एग्रीकल्चर यहाँ दोनों पे है, एग्रीकल्चर स्टेट पे है लेकिन एग्रीकल्चर कुछ भाग कॉन्करेंट में भी है, आईटी सेक्टर इसमें आ जाता है, तो ये सब उसमें दे दिया। और आया द्वैदाश, वो क्या कहते हैं, डायरकी। डायरकी स्टेट्स में 1919 में चालू हुई थी, डायरकी केंद्र में 1935 में हुई, और 35 में होने के बाद वहां से हटा दी थी, मतलब प्रांतों से डायरकी खत्म कर दी थी, और बची हुई जो डायरकी जो बची हुई थी मतलब केंद्र में लगा दी, और वहां से प्रांतों से हटा दी। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या मतलब ये तो मतलब अगर आपके सब क्वेश्चन में जो मैंने पढ़ाया है उनमें से नहीं आता है, तो सिर्फ और सिर्फ 1935 का अधिनियम में 321 अगर पढ़ाने लगा, 300 पे 321, तो आपको कितना समय चला जाएगा ये देखिए। तो ये कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर 1900 मतलब जो भी मैंने अधिनियम पढ़ाए हैं उसके अलावा कहीं से भी अगर कोई क्वेश्चन आता है कि लिस्ट कहाँ से थी, गवर्नर कहाँ से थे, इलेक्शंस के कहाँ से थे, तो सबका सबका 1935 लगा देना। फिर इसके बाद आया था 1947। इंपॉर्टेंट क्या है, डेट है 4 जुलाई 1947, कोई अधिनियम आया कि अब भारत के दो टुकड़े होंगे, यहाँ यहाँ से ये दो टुकड़े, दो भागों में बटा जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया लिखते हैं, पाकिस्तान लिखेंगे भी नहीं, इंडिया पाकिस्तान में चार, ये जो एक्सेप्ट था ना, मतलब ये जो 18 जुलाई 1947 में हो गया, और अपना विभाजन पता ही होगा, 15 अगस्त 1947। तो ये पूरा हमने पूरे के पूरे संविधान के जितने भी अधिनियम थे, जो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पार्ट थे, सब मैंने बता दिया। माउंट बैटन के अंडर हुआ था, ध्यान रखना। ये मैं और भी बताऊंगा पूरा का पूरा, ये भी हिस्ट्री में आएंगे तो हर एक वॉइस रॉय के जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कार्य, डलहौजी है, फिर वॉरिंग हेस्टिंग है, लॉर्ड कैनिंग है, सब कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बताया जाएगा 15 अगस्त 1947। अब इसके बाद मैं करूंगा भारतीय संविधान सभा का सभा, फिर इसी तरीके से सभी टॉपिक कंप्लीट करते हुए पॉलिटी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ये कुछ 30-40 मिनट की क्लास होगी, और मैंने आपको पूरे अधिनियम के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए हैं। और अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और जुड़े रहिए चैनल से। ठीक है, धन्यवाद।